हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए नया चैप्टर जो कि है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर। ये जो है चैप्टर मार्क्स स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो इसको आप हर कॉन्सेप्ट समझ के इसके अंदर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जे मेंस में, जे एडवांस में, बोर्ड में, एनसीईआरटी में, सब में। तो सबसे पहली बात हम इसके अंदर समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। भाई कौन सी नई बला आ गई अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक तो हम जो करंट पढ़ रहे थे बैटरी में से निकाल रहे थे एक तरह करंट, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट कौन सा नया तरीके का करंट आ गया। तो सबसे पहले तो उसको समझेंगे। उसके बाद बैटरी से निकलने वाला करंट जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जिसको हम डीसी बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट दोनों बीच में डिफरेंस समझेंगे। भाई डिफरेंस क्या है आज के लेक्चर नंबर 1 में। और उसके बाद हम समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज क्या है। उसको हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है डीसी करंट के ऊपर। तो पूरा एडवांटेज हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से हाउस होल्ड में, एक्चुअली में हम हाउस होल्ड के अंदर अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। तो पूरा हम समझने वाले हैं। उसके बाद कि अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट किस तरह से किया जाता है। जैसे कि बैटरी में से निकलता है, मतलब क्या बोलते हैं ये डीसी करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आता है, उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का पूरा डिटेल, उसका हम स्ट्रक्चर समझेंगे और उसकी वर्किंग समझेंगे। तो आज का लेक्चर का इतना पूरा कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, लेक्चर को एकदम ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पूरा थियोरेटिकल लेक्चर होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो पूरा लेक्चर ध्यान से नोट करना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हम समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो यहां पर लिखते हैं हम कि अ करंट which changes its direction। क्या? A current which changes its direction, ठीक है। मतलब ऐसा करंट जो हर समय अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, उस टाइप के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बात क्लियर हो गई। मैग्नीट्यूड भी अपना वो चेंज कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करना उसका मस्ट जो है, एक मस्ट कॉन्सेप्ट है कि अपना डायरेक्शन वो हमेशा चेंज करता है। तो इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ये देखो इस तरह का सोर्स होता है, यहाँ पर बैटरी लगी है। अभी तक हमने ये पढ़ा है ना कि भाई चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6, 5 तक हमने ही पढ़ा है कि बैटरी होती है, उसके अंदर से करंट निकलता है इस तरह से, और जो है इस तरह से करंट फ्लो करता है एक सर्किट में। तो जिस तरह की बैटरी की पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और इस तरह से करंट जो है फ्लो करता है। तो इस टाइप का जो करंट है ना, इसको हम डीसी करंट बोलते हैं। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जो कि डायरेक्शन फिक्स होता है उसका। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। हम यहाँ पर ऐसा डायरेक्शन नहीं बना सकते करंट का, उसका डायरेक्शन हर समय चेंज होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक कंडक्टर बनाऊं, ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा। मतलब जो है इस तरह से जो है एक करंट के मॉलिक्यूल जो है इस तरह से रैंडमली हर बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह को पॉजिटिव मानूं तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे मान लो यहाँ पर एक कंडक्टर ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स इस तरह से मूव करते हैं। देखो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, करंट के अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रैंडमली, मतलब यहाँ पर जाएंगे और हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। और इतना रैंडम भी नहीं होता, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई कि कौन सा डायरेक्शन होगा। उसके आगे इक्वेशंस हम सीखने वाले हैं, इसका डायरेक्शन क्या होता है, किस तरह से मूव करते हैं, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। अब सिर्फ इतना समझो कि ऐसा करंट जो कि अपना डायरेक्शन चेंज कर सके, उस टाइप के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे ग्राफिकल समझा जाए तो हमने डीसी करंट देखा है। यहाँ पर देखो, इसको हटाता हूं मैं, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद मैं बताता हूं कि हम चैप्टर नंबर 7 में आके क्यों पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ा, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो लेकिन सबसे पहले देखते हैं यहां पर डीसी करंट। अब डीसी करंट क्या होता है, जैसे मान लो ग्राफिकल समझाया जाए
तो यहाँ पर करंट का और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये करंट जो होता है ना, पहली बात तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है और ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है। इस तरह का करंट होता है, तो इस टाइप करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जैसे इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर दूं मैं, मान लो ये तरह का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, तो ये भी हो गया हमारा डायरेक्ट करंट का, बिकॉज इसका डायरेक्शन देखो पूरा पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तो इस टाइप के करंट को बोलते हैं नेगेटिव। मतलब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव है एक्सिस, है पॉजिटिव एक्सिस, करंट जो है सेम मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पर करंट देखो पूरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, करंट जो है हमेशा पॉजिटिव, अपना डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर रहा है। किसी भी तरह का ग्राफ आए, चाहे इस तरह का ग्राफ आए, देखो इसमें भी करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो करंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या हम पढ़ने वाले हैं? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो वो क्या होता है? ऐसा करंट जो कि अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करें इस तरह से, करंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो मान लो इस तरह का करंट है जो कि अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ समय बाद यहाँ पर नेगेटिव हो गया, कुछ समय बाद पॉजिटिव हो गया। किसी भी तरह का ग्राफ हो, जैसे मान लो इस तरह का ग्राफ हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। इस तरह से हमेशा डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। तो डायरेक्शन चेंज करना उसका मस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब डायरेक्शन चेंज करना जरूरी है। मैग्नीट्यूड चेंज करे या ना करे वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ गए? मतलब जैसे कि अगर सर्किट में ड्रॉ किया जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरह से होते रहेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन जो है ऑसिलेट करेंगे। क्या? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, उस टाइप को करंट को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो हम समझते हैं कि भाई जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको हम चैप्टर नंबर 7 में आके क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ा है चैप्टर। तो समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, इसी को अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पर लिखो, पॉइंट लिख दो, वाई अल्टरनेटिंग करंट, वाई अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड। पहली बात तो यहां पर लिख लो, इसके पहले लिख लो यहां पर कि द सप्लाई टू आवर हाउस इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अपने हाउस होल्ड के अंदर जो भी करंट आता है, मतलब सप्लाई में ट्रांसफार्मर से, वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में आता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा होता है। तो आप बोलोगे कि अल्टरनेटिंग करंट की क्या जरूरत है भाई? हम डायरेक्ट करंट भी तो ट्रांसफर करा सकते हैं अपने हाउस में, और अपने घर में तो डीसी सप्लाई यूज होता है, मीन्स डायरेक्ट करंट ही यूज होता है। तो डायरेक्ट करंट क्यों नहीं हम ट्रांसफर करा सकते? मतलब पावर हाउस से लेके घर तक हम डायरेक्ट करंट क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं करा सकते? तो डायरेक्ट करंट जो होता है ना, उसका हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्या? डायरेक्ट करंट का हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिवली अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसका हीट लॉस बहुत कम होता है, बहुत ही एफिशिएंट होता है, बहुत ही ईजी होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो निकोलस टेस्ला ने दिया था। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनका माइंड जो है एकदम जीनियस लेवल का माइंड चलता था उनका। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था अल्टरनेटिंग करंट का। पहले डीसी करंट का मतलब इन्वेंशन किया था, मतलब वो थॉमस एडिसन ने। तो उन्होंने अपनी मतलब पूरी इंडस्ट्री जमा ली थी ये डीसी करंट की। लेकिन जब ये निकोलस टेस्ला ने इसका कॉन्सेप्ट दिया ना, तब जो है मतलब नया रेवोल्यूशन आ गया। और क्या बोलते हैं, निकोलस टेस्ला के बीच में और थॉमस एडिसन के बीच में बहुत ही राइवलरी हुआ था और बहुत ही क्लैश हुआ था। लेकिन फाइनली जो है कि निकोलस टेस्ला का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्टेड किया गया, और आज हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। इतनी बात क्लियर है? बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है निकोलस टेस्ला, उनका दिमाग जो है बहुत तेज चलता था। तो उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट का जो है मतलब कॉन्सेप्ट बताया पीपल को, तो मतलब अब उसको फॉलो करते हैं, ठीक है।
तो इतनी बात समझे कि अपने घर के अंदर जो सप्लाई आता है वो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आता है। और अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज़ करते हैं भाई, अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो द अल्टरनेटिंग करंट minimizes the heat loss, minimizes the heat loss in transfer of current from पावर हाउस टू द हाउस होल्ड। अपने घर के अंदर मतलब जो अप्लायंसेस होते हैं ना वो तो डीसी सप्लाई होते हैं, मतलब वो डीसी करंट से ही चलते हैं, लेकिन पावर हाउस से लेके घर तक जो मतलब ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट 90% केस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हीट लॉस बहुत ही कम होता है, इसको बनाना भी ईजी होता है और इसके अंदर हीट लॉस भी कम होता है। जो डायरेक्ट करंट होता है उसको बनाना भी हार्ड होता है। देखो, करंट फ्रॉम पावर हाउस टू द हाउस, ठीक है, इतनी समझे। तो अल्टरनेटिंग करंट मिनिमाइजेस द हीट लॉस। और दूसरा कारण ये है कि द अल्टरनेटिंग करंट इज इजियर टू जनरेट, इज इजियर टू जनरेट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है बनाना भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इज इजियर टू, यहां पर ऐसे लिखते हैं, इज इजियर to generate and also it is cheaper, and also it is cheaper than direct current। चीज़ों सस्ता भी है, बनाना भी इजी है, सस्ता भी है और इसका हीट लॉस भी कम होता है। इसके इतने फ़ायदे, इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो आप बोलोगे कि भाई हमने पढ़ा है कि करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, अगर चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर एनी टाइम फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर ऑसिलेट करेंगे तो वो कैसे करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट प्रोड्यूस करने का कोई क्राइटेरिया होता है ना कि भाई एक यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज पास कर रहे हैं, I = Q/T पढ़ा है, वही तो होता है करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे होंगे तो उससे करंट किस तरह से बनेगा वो हम समझते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका हीट लॉस मिनिमम होता है और उसको बनाना इजी होता है, इसीलिए जो है हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, इसको हम चैप्टर नंबर 7 में आके क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट बनाने का जो तरीका है ना वो हम यूज़ करते हैं EMI, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर भी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो मतलब EMI का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है, एसी जनरेटर, वो वर्क करता है। इसलिए जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है हम चैप्टर नंबर 7 में आके पढ़ रहे हैं EMI के बाद। और अल्टरनेटिंग करंट समझने के लिए हमको बाकी सब चैप्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। भाई अगर आप डीसी करंट समझे ही नहीं होगे तो आपको डीसी करंट और एसी करंट में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। ठीक है, हाउस होल्ड के अंदर तो डीसी करंट ही यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए हमको डीसी करंट और एसी करंट दोनों पढ़ना जरूरी है। और चैप्टर नंबर 7 में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर EMI का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, अब हम समझते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझो, देखिए जैसे मान लो यहाँ पर एक मैं वायर है, इसका एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक वायर है, इसका मैं यहाँ पर छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करता हूँ। देखो ध्यान से ये, तो भाई इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कंडक्टर है, मान लो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और भी मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्रॉ किए हैं। तो हमने करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, I = होता है Q/T। क्या पढ़ा है हमने, I = होता है Q/T। कि भाई करंट का डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज पासिंग, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया
थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं आपको समझा रहा हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ जा रहे हैं कभी यहाँ जा रहे हैं, तो उससे करंट कैसे बनेगा। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि करंट का डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। तो सोचो जब पहले हम डीसी करंट पढ़ रहे थे ना, तो हम कर क्या रहे थे, हम यहाँ पर बैटरी लगी होती थी तो उससे हम पूरी सर्किट में यहाँ से लेके बैटरी ना, तो पूरी सर्किट में फिर से करंट जो है यहाँ पर जाता था, फिर से करंट जो है यहाँ पर, इस तरह से पूरी सर्किट में करंट फ्लो करता था। ये डीसी करंट में होता था। लेकिन इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है कि यहाँ से करंट जाए फिर से घूम फिर के वापस यहाँ पर आए। हम क्या करें, देखो टेस्ला ने कॉन्सेप्ट दिया, हम क्या कर सकते हैं, करंट को एक ही जगह पर ऑसिलेट करा सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तभी भी किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई चार्ज पास किया, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई चार्ज पास किया, और मान लो यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे आ रहा है, तो फिर से यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई चार्ज पास किया, तो हमेशा करंट बनेगा। यहाँ पर जाएगा इलेक्ट्रॉन तभी भी करंट बनेगा, यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन तभी भी करंट बनेगा, बस दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर गया, सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो इस तरह से तो करंट जो इस डायरेक्शन बना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो करंट इस डायरेक्शन बना, लेकिन करंट बनेगा जरूर, क्योंकि करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज पास कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो इससे हमारा करंट जनरेट होगा। ये कितना ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट दिया है निकोलस टेस्ला ने। हमको चार्ज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने की जरूरत ही नहीं है, बैटरी की जरूरत ही नहीं है। अब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ऑसिलेट कर लो इस तरह से, बस यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से ऑसिलेट करते रहो, करंट बनता रहेगा। और जो है ये इसी को हम यूज़ करते हैं आज के जो है 90% 95% केस में अल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है, और यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। निकोलस टेस्ला का उस जमाने का कॉन्सेप्ट दिया गया, आज तक हम उसको यूज़ करते हैं, इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे वो। ओके, समझ गए किस तरह से भाई किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज पास किया तो करंट जनरेट होगा ही ना। अगर करंट जो चार्ज यहाँ पे पास किया तो करंट इस तरफ जनरेट होगा, चार्ज यहाँ पर पास किया तो करंट उस तरफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन करंट जनरेट जरूर होगा क्योंकि उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर हुआ अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से बनता है। ओके, और अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में आप डिफरेंस भी समझ गए। अब हम समझते हैं कि भाई अल्टरनेटिंग करंट बनाया कैसे जाए। चलो भाई ये तो हमने समझ लिया चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन जैसे हम बैटरी में से करंट मतलब हम बैटरी यूज़ करके करंट बनाते थे डीसी करंट, तो उस तरह से अल्टरनेटिंग करंट के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर अब टॉपिक डालो सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सोर्स मतलब कहाँ से, जैसे कि बैटरी में से आता है ना करंट, तो उस तरह से अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आता है, जिसको हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। यहाँ से इसकी मदद से हम जो है करंट जनरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल है मतलब जिस पर वर्क करता है, वो बोलते प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और अल्टरनेटिंग जनरेटर होता क्या है, अल्टरनेटिंग जनरेटर यहाँ पर लिखो, इट कन्वर्ट्स, अल्टरनेटिंग जनरेटर में, हाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख लो एसी जनरेटर। भाई होता क्या है ये, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, हम खुद से कुछ काम करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कोई मैकेनिकल वर्क करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाह क्या इंस्ट्रूमेंट है, बाहर से कुछ काम करते रहो मतलब कुछ मैकेनिकल काम करते रहो और इसको बना देगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी तो आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो उस समय जो है भूकंप मच गया था, भूकंप आ गया था। भाई क्या हो गया, मैकेनिकल काम से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क बन रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। ये हमको बड़ी बड़ी बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं है,
खाली आप जो है बाहर से कुछ एक्सटर्नल काम करते रहो और आपकी जो है करंट बनते रहेगा। करंट पहले ज़माने में बहुत महंगा था, तो मतलब क्या बोलते हैं, थॉमस एडिसन ने जो है डीसी करंट बना के अपना पूरा राज बनाया था, पूरी फैक्ट्री बना ली थी, क्योंकि वो जो है बैटरी में से करंट बहुत महंगा आ रहा था। लेकिन जैसे ही कि ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई अगर हम कुछ काम करके ही करंट बना सकते हैं, तो करंट का पूरा रेवोल्यूशन ही चेंज हो गया। ठीक है, एक नया रेवोल्यूशन आ गया करंट का, और करंट जो है सस्ता हो गया इस समय। नहीं तो बैटरी वैटरी बहुत महंगी आती है, उसके अंदर केमिकल्स वो सब बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गए, मतलब बाहर से कुछ काम करेंगे और वही बनेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और अल्टरनेटिंग करंट डेफिनेटली कौन सा करंट जनरेट करेगा, अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए इसका नाम है एसी जनरेटर। बात क्लियर है। डीसी जनरेटर भी होता है, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर। तो इसका वर्किंग, इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अल्टरनेटिंग करंट का वर्किंग किस तरह से होता है। हमने ईएमआई पढ़ा है। ईएमआई में क्या पढ़ा है हमने कि भाई अगर कोई क्लोज कॉइल हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हो, तो अगर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना है, अगर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना है तो क्या करना है, क्लोज कॉइल के अंदर किसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, चाहे उस कॉइल का एरिया चेंज करो। हमने फ्लक्स का ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है बी ए कॉस थीटा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फॉर्मूला पढ़ा है कि डी फाई बाई डी टी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, लेंज लॉ सब कुछ पढ़ा है हमने, फैराडेस लॉ। तो अगर हम किसी के मतलब किसी भी मतलब यहाँ पर क्लोज कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो किसी तरह से हमको फ्लक्स चेंज करना है। अगर हमने फ्लक्स चेंज कर दिया तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बना पाएंगे। ठीक है, उस कॉइल को हम पोटेंशियल डिफरेंस बना सकते हैं इस कॉइल के अंदर। तो फ्लक्स चेंज करने के बहुत से तरीके हैं, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या तो आप एरिया चेंज कर दो, या तो आप थीटा चेंज कर दो। मतलब या तो कंटिन्यूसली आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहो, या तो कंटिन्यूसली आप एरिया चेंज करो, और या तो कंटिन्यूसली आप थीटा चेंज करो। तो इन सब में से सबसे इजी जो होता है ना चेंज करना, वो होता है थीटा। क्या होता है, थीटा। सबसे इजी जो चेंज करना होता है थीटा। हम किसी तरह से वो कॉइल का थीटा बाई कॉइल को रोटेट करो, उसका थीटा चेंज होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना बहुत मुश्किल है भाई, हर समय मैग्नेटिक फील्ड का हमको लगातार चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सोचो कोई कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है, तो हर समय उसका थीटा चेंज करता रहेगा, हर समय उसका थीटा चेंज करता रहेगा। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट के वर्क करता है हमारा एसी जनरेटर। जिस तरह एक कॉइल होता है रोटेट करता रहता है और हर समय उसका थीटा चेंज होता है, और उसी को जैसे बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसी को जैसे बनता है इंड्यूस्ड करंट। बात क्लियर कैसे। इसका ओवरऑल अभी ऊपर से वर्किंग कुछ समझ पड़ा आपको कि भाई थीटा चेंज करेगा कॉइल का तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं बाई डी फाई बाई डी टी अपॉन 1/r। ये करंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया तो हम करंट भी बना सकते हैं जो कि इंड्यूस्ड होगा, और उसका डायरेक्शन भी चेंज करता रहेगा। अब हम समझाते हैं किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट बनेगा उसके अंदर। तो ऊपर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब यहाँ पर हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, वर्किंग समझते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग समझते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होगा, जैसे मान लो ये मेरा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे बनाया जाए और ये है मेरा साउथ पोल। तो नॉर्थ हमने ये जो है यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हमने दो मैग्नेट लगा दी हैं, तो ये क्या है, हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो मैंने इसको इस तरह से मैं 2D में ड्रॉ करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर मैं एक इस तरह से क्लोज कॉइल लेके आऊँगा,
ठीक है, बात समझ गए। मैंने क्या किया, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक कॉइल ड्रॉ किया जो कि बाहर एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होगा। तो इसका बेसिक सा प्रिंसिपल, इसका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आप इसका बेसिक प्रिंसिपल समझो कि कॉइल को किसी तरह से हमको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना है। भाई अगर किसी कॉइल को, ये जो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और मान लो ये मेरा कॉइल है, तो किसी कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करोगे तो उसका थीटा हमेशा चेंज करता रहेगा। थीटा चेंज करेगा तो फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और इंड्यूस ईएमएफ से बनेगा इंड्यूस्ड करंट। तो सबसे पहली बात हमको इसको रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट करना इसका मेन काम है। तो रोटेट करने के लिए हमको बाहर से मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, बाहर से हमको टरबाइन, इसको रोटेट करने के लिए 2-3 चीज़ कर सकते हैं। या तो देखो आपके स्क्रीन पर टरबाइन दिख रहा होगा, टरबाइन को लगा दो। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ना, मतलब क्या होता है कि वाटर का सोर्स उस टरबाइन पे मारो जोर से, तो टरबाइन क्या है, गोल गोल घूमेगा और गोल गोल घूमता रहेगा, तो यहाँ पर ये जो है गोल गोल घूमता रहेगा और इंड्यूस ईएमएफ बनता रहेगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसको रोटेट करने के लिए भाई जो है बहुत ही बड़ा सर्किट, मतलब बहुत बड़ा मतलब डिवाइस होता है। तो हम उसके बाहर एक्सटर्नली टरबाइन कनेक्ट कर देते हैं, मतलब इस तरह से बाहर यहाँ पे समझ लो एक्सल लगा हुआ, तो यहाँ पर हम टरबाइन कनेक्ट कर देते हैं, इससे गोल गोल टरबाइन। तो टरबाइन जो है रोटेट करता रहेगा, जो कि हम वाटर के सोर्स से उसको रोटेट करा सकते हैं। या तो आप चाहो गर्म पानी जो होता है ना, स्टीम का जोरदार फुहारा इसके ऊपर मारो, ठीक है, तो स्टीम का जोरदार फुहारा मारोगे तो भी वो रोटेट करेगा। तो उसको जैसे कॉइल जो है इसके अंदर रोटेट करता रहेगा। तो रोटेट करने के तो बहुत तरीके हैं, या तो चाहो तो उसको विंड मिल से कनेक्ट कर दो, विंड मिल होता है ना तो विंड मिल से कनेक्ट करोगे तो भी यहाँ पे इस तरह से रोटेट करता रहेगा। रोटेट करेगा किस तरह से, जैसे यहाँ पर दिखाऊं, ये देखो मान लो कॉइल है, इस तरह से रोटेट करता रहेगा, बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके हमको इसको रोटेट करना है बस किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उससे फ्लक्स चेंज होगा और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ओके, 2-3 तरीके से, टरबाइन से, विंडमिल से, चाहे आप जेट लो स्टीम का, तो किसी भी तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मेन प्रिंसिपल तो ये, हमको इसको रोटेट करना है। रोटेट करोगे तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, हर समय इसका थीटा चेंज करता रहेगा और इसके अंदर जो है करंट बनेगा। बात क्लियर है। तो अब समझो इसका वर्किंग हम समझते हैं। तो करंट बनेगा, तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर एक बैटरी डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँ, सोचो पहले मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा फिर इसको सॉल्यूशन दूंगा। मान लो अगर मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ किसी सोर्स से, ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है, तो सोचो अगर भाई टरबाइन ऐसे रोटेट करेगा, मान लो टरबाइन ऐसे रोटेट किया, किसी समय आके ऐसा हो गया, तो सर टरबाइन सीधा होगा तो ये भी रोटेट करेगा ऐसे करके, समझ रहे हो ना। देखो ये सर्किट है, अगर रोटेट करेगा, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी रोटेट करेगा। तो अगर ये ऐसे गोल घूम जाएगा, आप एनिमेशन में देखो, जैसे अगर ये गोल घूमेगा तो जो है, ठीक है, ये पैड गिर गया, तो जैसे ये गोल घूमेगा इस तरह से, तो ये इसके वायर उलझ नहीं जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा इसको, अगर मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं इससे, तो मैं इसको गोल घुमाऊंगा तो यहाँ के जो वायर है उलझ जाएंगे और जो है इस तरह से कॉइल्ड अप हो जाएगा। तो ये हम नहीं चाहते भाई। एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया, अगर रोटेट किया इस तरह से, तो इसके वायर जो है कॉइल्ड अप हो जाएंगे और हम ये चीज़ नहीं चाहते। तो इसके लिए यहाँ पर हमको डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हमको लगानी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ हम लगाते हैं यहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रशेस। क्या लगते हैं यहाँ पर, स्लिप रिंग और ब्रशेस। तो देखो यहाँ पर आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा किस तरह से स्लिप रिंग और ब्रशेस लगे हुए हैं, ठीक है। स्लिप रिंग और ब्रशेस, जैसे मान लो यहाँ पर ड्रॉ करूं, और यहाँ पर एक ब्रशेस लगे होते हैं, और ये जो ब्रशेस होते हैं ना, यही एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यही ब्रशेस जो है एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होते हैं। या तो आप इस तरह से एनिमेशन में देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर ब्रशेस लगे होते हैं, जो कि वही ब्रशेस एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होते हैं। तो ये स्लिपरिंग और ब्रशेस लगाने क्या काम है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ पर जो वायर है ना वो उलझे नहीं। तो अगर हम स्लिपरिंग और ब्रशेस लगा देंगे, उससे क्या होता है, ये जो वायर होते हैं ना, ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है। देखो जो पहला वाला वायर है, ये वाला,
ये पहले वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग। ऐसा रिंग जो कि स्लिप कर रहा होगा। और ये दूसरा वाला वायर है, मान लो ये देखो दूसरी वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड होगा। आप यहाँ पर एनिमेशन में भी देख सकते होगे कि पहला वायर किस तरह से पहले वाले स्लिप रिंग से, दूसरा वायर किस तरह से दूसरे वाले स्लिप रिंग में कनेक्टेड है। तो उससे होता क्या है, ये जो वायर है ना, इसके अंदर इस तरह से गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसे मान लो ये है और देखो ये मेरा वायर है, तो इसके अंदर इस तरह से गोल गोल घूमता रहेगा। देखो मतलब ये इसके कनेक्टेड नहीं है वायर इसके साथ, ये वायर जो है इसके साथ कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे इस तरह से, और वायर इसके अंदर गोल गोल घूमते रहेंगे। तो उससे होगा क्या कि भाई बाहर की जो एक्सटर्नल सर्किट है, बाहर की जो एक्सटर्नल सर्किट है वो जो है कॉइल्ड अप नहीं होगी। क्या होगी, वो कॉइल्ड अप नहीं होगी, और यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो बनता रहेगा। और जैसे इसमें देखो ये स्लिप, और बाहर ब्रशेस लगाने का क्या तरीका है भाई, ये तो गोल गोल घूमेगा ऐसे, तो ये बार बार गोल गोल घूमेगा, तो बाहर के एक्सटर्नल वायर में डिस्टर्बेंस होगा। तो उसके लिए हम लगाते हैं ब्रश। जैसे मान लो मेरा हाथ ब्रश है, तो भाई ये और ये स्लिप रिंग है, देखो ये स्लिप रिंग है और ये ब्रश है, तो ये गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा, ये ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। तो ये बाहर के सर्किट से, जैसे मान लो ये हाथ है मेरा, बाहर के सर्किट है, और ये मेरा हाथ का पाम है वो ब्रश है, और ये मेरा स्लिप रिंग है। तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, तो बाहर के सर्किट से हमेशा कांटेक्ट बना रहेगा। ठीक है, बाहर के सर्किट से क्या होगा, हमेशा कांटेक्ट बना रहेगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर स्लिप रिंग। अब ब्रशेस की यूज़ करते हैं बाहर के सर्किट से कांटेक्ट बनाने के लिए, और ये स्लिप रिंग होते हैं ये खुद भी कंडक्टिंग होते हैं, इसके अंदर से भी करंट पास कर सकता है, जैसे कि आप एनिमेशन में भी देख सकते हो, बहुत ही डिज़ाइन किया हुआ एनिमेशन है। ओके, तो इसको यहाँ से रफ करके अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर लिखता हूं, देखो दो बातें कि स्लिप रिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रशेस आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो स्लिप रिंग देखो कॉपर के बने होते हैं जो कि कंडक्टिंग होता है। ठीक है, अब ब्रशेस जो है सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। तो यहां पर लिखो कि स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। अगर ये नहीं होते ना तो वायर जो है आपस में उलझ जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्लिप रिंग और ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम समझ पड़ा, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है ये। स्लिप रिंग एंड ब्रशेस मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन किसमें अंदर का जो कॉइल होता है उसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। बिटवीन आर्मेचर कॉइल, अंदर का जो कॉइल होता है उसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। आर्मेचर कॉइल एंड बाहर की जो सर्किट है एक्सटर्नल सर्किट। बात क्लियर हो गई। अंदर का जो कॉइल होता है उसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, और बाहर का सर्किट होता है एक्सटर्नल सर्किट। तो उन दोनों बीच में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करता है स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। तो आपको इसका फंक्शन समझ पड़ गया स्लिप रिंग और ब्रशेस लगाने का। अच्छा, दूसरी बात कि इसके अंदर जो करंट होगा वो अल्टरनेटिंग कैसे होगा, करंट इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो हमको पता है कि भाई जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ठीक है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो मान लो ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, और इनिशियली ये है मेरा जो है मतलब कॉइल। ओके, चलो ये बना देता हूँ कि मान लो मेरी ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इनिशियली मान लो ये है मेरा कॉइल जो कि इसके ऊपर थीटा एंगल पर है। ये क्या है, थीटा एंगल। तो भाई हमको पता है कॉस 0 से लेकर 90 तक कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और 90 से लेकर 180 तक कॉस क्या होता है, नेगेटिव, है कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो थीटा जैसे 0 से लेकर 90 होगा। जैसे मान लो ये कॉइल है, देखो ये कॉइल देखो ऐसे रखा हुआ है इनिशियली। तो जब तक ये 0 से लेकर 90 बनेगा, देखो ये 0 है, ठीक है,
ये 0 0 0 0 बन के ये 90 हो गया। तो अभी तक तो पॉजिटिव था, लेकिन अब जब ऐसे उल्टा रोटेट करेगा ना इस तरह से, तब हमारा थीटा जो हो जाएगा नेगेटिव। तब हमारा जो ये ए होता है ना, एरिया वेक्टर होता है। ए क्या होता है? एरिया वेक्टर। ये देखो सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये होता है एरिया वेक्टर, और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल होता है। तो इनिशियली तो ये देखो 0 था, इनिशियली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0। जैसे ऐसे रोटेट किया अब 90 हो गया, लेकिन अब जब ऐसे रोटेट करेगा ना, तब इस एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनने लगेगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री ज़्यादा एंगल बना मतलब क्या कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू नेगेटिव आना शुरू होगा। तो हमारा जो फ्लक्स होगा नेगेटिव होगा, तो ईएमएफ का और करंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है किस तरह से इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट चलते हैं बने। तो 0 से लेकर 90 पॉजिटिव, फिर 90 से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से इसके अंदर हमेशा करंट बनता रहेगा। और ये जो प्रोसेस होता है ना कंटिन्यूस होता है, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएगा 0 से लेके 80 पे जाके, फिर ऐसा नहीं कि वापस घूम जाएगा फिर रुकेगा, ऐसा नहीं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। बाहर से हमको इसको एक्सटर्नली रोटेट करना पड़ता है, टरबाइन की मदद से, स्टीम की मदद से, किसी की मदद से, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और इसके अंदर से हमको करंट हमेशा के लिए मिलता रहेगा। बैटरी वैटरी की जरूरत नहीं है, बैटरी के अंदर केमिकल में कितना खर्चा आता है। अब बस इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट का सेटअप कर दो और जो है हमेशा आपको करंट मिलता रहेगा। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये होता है हमारा एसी जनरेटर का वर्किंग। क्या होता है? एसी जनरेटर का वर्किंग। अब देखो हम कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहली बात, जैसे हम करंट का जो सोर्स होता था बैटरी, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो एसी का जो सोर्स होता है ना, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एसी का सोर्स होता है इस तरह से, इसके अंदर करंट का डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन इसके अंदर हम करंट का डायरेक्शन नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हमेशा होता रहता है। तो उसी वर्किंग के ऊपर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखो भाई, जैसे इसके अंदर कॉइल रोटेट कर रहा है, एसी जनरेटर के अंदर कॉइल रोटेट किया, तो उससे क्या होता है कि फ्लक्स चेंज करता है और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। तो उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से वेरी करता है, ऐसा नहीं कि गमे तम कभी बनता रहता है, उसका जो है पीरियडिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। तो इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हम निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है, मान लो कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं, इफ कॉइल कंटेन्स n टर्न्स, तो यहाँ पर मेरा एक कॉइल है, ठीक है, इसको अच्छे से बना देते हैं। ये कॉइल है मेरा और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये कॉइल के परपेंडिकुलर, ये है कॉइल का एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, और ये कॉइल के अंदर n टर्न्स है। अब मान लो कॉइल जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉइल का, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है कॉइल का, मतलब इस तरह से कॉइल जो है रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो ये है कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात क्लियर? ओमेगा वेलोसिटी रोटेट कर रहा है और कॉइल जो है मान लो थीटा एंगल बना रहा है। इतनी बात क्लियर है? एरिया वेक्टर थीटा और ये ओके। तो हम जो फ्लक्स लिख सकते हैं ना, फ्लक्स क्या लिखूंगा मैं? फ्लक्स लिखूंगा NBA, मतलब एक कॉइल के जैसे जो फ्लक्स आएगा वो BA cos थीटा होगा। ऐसे यहाँ पर n कॉइल्स होंगे तो उसके जैसे जो फ्लक्स आएगा वो होगा NBA cos थीटा, NBA cos थीटा, ये होगा फ्लक्स का। भाई एक कॉइल का BA cos थीटा, n कॉइल है तो NBA cos थीटा। तो फ्लक्स जब चेंज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ के हिसाब से माइनस d∅dt होता है, माइनस d∅dt होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और थीटा, बिकॉज ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना कि थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ओमेगा वेलोसिटी रोटेट कर रहा है इंटू टाइम टी, ये होता है थीटा। तो थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा NBA cos ओमेगा टी। अब E इक्वल टू लिखेंगे माइनस d∅dt, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो cos ओमेगा का cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। अच्छा,
माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, माइनस बाहर आ गया एन बी ए। अब कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा भी रहेगा, और ये माइनस हो गया प्लस, तो हो गया एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। देखो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है ना, उसका ये फॉर्मूला आता है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ को साइनसोइडल तरह से चेंज कर रहा है, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। साइनसोइडल ग्राफ देखा है ना आपने, इस तरह से, मतलब कभी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चेंज कर रहा है, मतलब पीरियडिक चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कर रहा है, हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, उसकी जो थीटा है वो कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म होता है ना, इसको पूरे को हम बोलते हैं ई नॉट। क्या बोलते हैं? ई नॉट। और इसी फॉर्मूले को हम फर्दर लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इसका वोल्टेज वेरी होगा तो इसको ऊपर से करंट भी बना सकते हैं भाई। वोल्टेज वेरी होगा तो करंट बना सकते हैं ना, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर करके। तो करंट करना होगा, तो करंट मेरे को अगर फाइंड करना हो तो मैं ई अपॉन आर कर सकता हूँ, ई अपॉन आर। तो देखो करंट भी यहाँ पर वेरी करेगा, ई अपॉन आर, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो यहाँ पर ई नॉट अपॉन आर को मैं आई नॉट बोल दूँ, तो करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। बात क्लियर है? और जो क्या बोलते हैं, आई नॉट की जो वैल्यू है वो है एन ए बी ओमेगा अपॉन आर, इस तरह का। तब वर्किंग समझ गए, और इसका ग्राफिकल इस तरह से आता है। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। उसका पूरा भाई किस तरह ग्राफ आता है, कितने तरीके के ग्राफ आते हैं, कैसे पीरियडिक होता है, नॉन पीरियडिक होता है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर का जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, वो हमको एसी जनरेटर समझना था। भाई एसी जनरेटर के अंदर किस तरह से कॉइल रोटेट करता है और अपने आसपास वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट बनता है। ओके, तो हम समझ गए भाई कि निकोला टेस्ला ने कितनी बड़ी इन्वेंशन की थी, उसकी वजह से जो है आज के वजह से हमारा जो करंट है वो सस्ता हो गया। नहीं तो अभी करंट बहुत महंगा होता है, बैटरी के अंदर केमिकल बनाना बहुत ही महंगा प्रोसेस है। तो हमको धन्यवाद देना चाहिए निकोला टेस्ला को। तो उनको धन्यवाद देते हुए आज के लेक्चर जो हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।